Namaste students. I JVN Dr. Naren Singh Sekhawat, Department of Shalyatantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. In previous classes, we discussed about anatomy of chest, then hemothorax, then empyema, then pneumothorax, and previous class, we discussed about pleural fissure. Now, today we will discuss about surgical emphysema. What is the emphysema and what is the treatment of emphysema and what is the clinical features of emphysema we will discuss today in class. Surgical emphysema. Surgical emphysema, this is also called as subcutaneous emphysema or tissue emphysema. Means subcutaneous emphysema सर्जिकल एम्फाइसेमा का ही सिनोनिम है और इसको टिश्यू एम्फाइसेमा भी अपन को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है? तो सर्जिकल एम्फाइसेमा और सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन एयर गेट्स इनटू द टिश्यू बेनेथ द स्किन। इसमें क्या होता है? एयर गेट इनटू द टिश्यू, एयर इसके जो स्किन होती है उसके जस्ट नीचे टिश्यू के अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं सर्जिकल एम्फाइसेमा। इसको सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा भी बोलते हैं, इसको टिश्यू एम्फाइसेमा भी बोलते हैं। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स subcutaneous which refers to the tissue beneath the skin, where emphysema refers air trapped to trapped air. Clear students? This student is also known as tissue emphysema, already told you. Since the air generally comes from the chest cavity, subcutaneous emphysema is used. Since the air generally comes from the chest cavity, ये जो एयर जो ट्रैप्ड होती है वो जनरली कहाँ से आती है? एयरवे जो अपना पाथवे है उसी से चेस्ट से ही आती है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा यूजुअली अकर्स ऑन द चेस्ट, नेक एंड फेस। ये जो सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा चेस्ट पे मिलती है, नेक पे मिलती है और फेस पे मिलती है। वेयर इट इज एबल टू ट्रेवल फ्रॉम द चेस्ट कैविटी अलोंग द फेसिया, और ये वहाँ मिल सकती है जहाँ पे चेस्ट कैविटी के अलोंग जो फेसिया जहाँ जहाँ ट्रेवल करते हैं वहाँ एयर ट्रेवल कर सकती है। Subcutaneous emphysema has a characteristic crackling feel to the touch, a sensation that has been described as similar to touching rice crispy. इसमें एक जब इस जहाँ पे जिस स्किन के नीचे एयर ट्रैप्ड होती है वहाँ पे क्रैकलिंग साउंड की फील अपन को टच करने पे मिलती है, जैसे राइस क्रिस्पी राइस में। दिस इज सेंसेशन ऑफ एयर अंडर द स्किन नॉन एज सबक्यूटेनियस क्रेपिटेशन। इससे जो साउंड मिलती है इसको अपन बोलते हैं subcutaneous capitation. Subcutaneous emphysema can result from puncture of part of the respiratory or gastrointestinal symptom. जो subcutaneous emphysema वो किसकी वजह से बन रही है? पंक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में पंक्चरिंग की वजह से सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा बनती है। पर्टिकुलरली इन द चेस्ट, नेक और एयर में बिकम, पर्टिकुलरली कहाँ पे? चेस्ट और नेक में। एयर में बिकम ट्रैप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पेनिट्रेटिंग ट्रोमा और ब्लंट ट्रोमा, और वहाँ पे जो एयर जो ट्रैप्ड हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है कि वहाँ पे कोई पेनिट्रेटिंग ट्रोमा या कोई ब्लंट ट्रोमा हो रहा उसकी वजह से। इन्फेक्शन यानी गैंग्रीन वगैरह कैन कोज गैस टू बी ट्रैप्ड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। इन्फेक्शन में भी जैसे गैस गैंग्रीन है उसमें भी गैस कलेक्ट हो जाती है, वो भी कहाँ? सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जैसे गैस गैंग्रीन। दिस पिक शोइंग severe surgical emphysema of face. Okay, students, as you can see, swelling on the face. It is characterized by swelling from the eyelids to the scrotum. इसके क्लिनिकल फीचर्स है कि इसमें स्वेलिंग कहाँ से कहाँ दिख सकती है? आईलिड्स टू द स्क्रोटम, जहाँ जहाँ एयर ट्रेवल करती है वहाँ। क्वाइट अलार्मिंग द अपीयरेंस, ये एक तरह से अलार्मिंग है, वार्निंग है, एन इमरजेंसी। There may be symptoms of underlying condition like lung injury. Okay, students? Mechanical ventilation can worsen a pneumothorax. It can force air into the tissue. अगर जो मैकेनिकल वेंटिलेशन अपन करते हैं वो कैन वर्स है न्यूमोथोरैक्स, वो न्यूमोथोरैक्स को भी वर्स कंडीशन में बना सकता है। इट कैन अकर्स इन द टिश्यू, की वजह से क्या? जो एयर है वो ट्रैप टिश्यू के अंदर ट्रैप हो जाती है। सबक्यूटेनियस emphysema is not
typically dangerous itself. However, it can be symptoms of a very dangerous underlying condition. ये जो सबक्लिनिकल एक टिपिकल डेंजरस डिजीज नहीं है, बट इट इज ए सिम्टम्स ऑफ वेरी डेंजरस अंडरलाइन कंडीशन सच एज न्यूमोथोरैक्स. ठीक है. आल्सो द अंडरलाइन कंडीशन रिक्वायर ट्रीटमेंट. इसके लिए आपको अंडर जिस जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट का आपको जरूरत पड़ेगी. ठीक. सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा यूजुअली डज नॉट, लेकिन सर्जिकल एम्फाइसेमा के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. इट सेल्फ ट्रीटमेंट हो. आपको अंडरलाइन कोज और अंडरलाइन डिजीज का आपको ट्रीटमेंट करना है, या इजीली क्योर हो जाएगी. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एयर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. some amounts of air can easily absorbed by the body. However, subcutaneous emphysema can be uncomfortable and may interfere with breathing and and is often treated by removing air from the tissue. कुछ फिर भी कुछ जो सर्जिकल एम्फाइसेमा वो अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, इसलिए आपको जो एयर है उसको आपको रिमूव कराना उसमें पड़ता है. फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग लार्ज बोर नीडल और स्किन इंसिजन. या तो आपको लार्ज बोर नीडल आपको डाल के उस जो स्किन के नीचे जो एयर ट्रैप्ड हुई है उसको रिमूव करना पड़ेगा, या उस स्किन के ऊपर आपको इंसिजन लगा के आपको एयर रिमूव वहाँ पे करनी पड़ेगी. दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल एम्फाइसेमा. So, so students, this is all about the surgical emphysema. Clear students? Thank you. Namaste students. I, Javan Dr. Naren Singh Segaut, Assistant Professor, Department of Salyatantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. In previous class, we discussed about anatomy of chest, then hemothorax, then empyema, then pneumothorax. Now we will discuss pleural effusion in today's class. Let's start from pleural effusion. What is the pleural effusion? Pleural effusion means fluid accumulation in the pleural space occurs in acute or chronic disease of the pleura. Means कोई भी प्लूरा की एक्यूट और क्रोनिक डिजीज की वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में. With the exception of primary pleural disease such as malignancy or tuberculosis, most often pleural effusion is a sign of disease and not a disease itself. प्लूरल effusion एक तरह से एक डिजीज का साइन है, न कि एक तरह से डिजीज है, क्योंकि और जैसे मैलिग्नेंसी में, ट्यूबरकुलोसिस में, इन डिजीज के अंदर प्लूरल इफ्यूजन होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है प्लूरल स्पेस में, इसलिए एक तरह से एक सिम्टम्स है किसी डिजीज का. क्लियर? कोजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, इसके इफ्यूजन के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ट्रांजुडेट कोजेज मींस इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये किसमें होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में. डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से जो कोज होता है वो किस किस डिजीज में होता है, लिवर सिरोसिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में, मिक्सेडिमा में, मेक सिंड्रोम में, इन एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में, सार्कोइडोसिस में, इनमें ये डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर मिलता है, उसकी वजह से ट्रांजुडेट होती है. ट्रांजुडेट मतलब एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है, तो ये कोजेज हैं ट्रांजुडेट. इसमें एक्सुडेट में सेकंड अपन पढ़ रहे हैं. एक्सुडेट में कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ प्लूरा की कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, वायरल न्यूमोनिया, फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन etc, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सेकंड कोज बी, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज. कौन कौन से हो सकती है, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, जिसको SLE अपन बोलते हैं, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस. सेकंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये है कोलेजन वेस्कुलर डिजीज. ठीक है. सी, डिसऑर्डर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स आसपास के स्ट्रक्चर्स है उनकी वजह से उनमें डिसऑर्डर्स की वजह से अगर कोई फ्लूइड कलेक्शन होता है तो वो कोजेज इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे इसोफेजियल रप्चर होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, लिवर एब्सेस हो गई, सबफ्रेनिक एब्सेस हो गई, या पैनक्रियाटाइटिस हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स? डी, मैलिग्नेंसी, कोई भी मैलिग्नेंसी, जैसे मैलिग्नेंसी ऑफ लंग्स हो सकता है, या मीडियस्टाइन और अदर लिम्फ नोड की वजह से हो सकता है, या मीजोथेलेमिया हो सकता है, सुपीरियर वेना का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है. इन सब की वजह से मैलिग्नेंसी, इन मैलिग्नेंसी की वजह से भी वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है. फिर मीडियस्टाइनिटिस,
मीडियस्टाइनाइटिस, जो मीडियम स्टाइनम जो स्ट्रक्चर था स्पेस था उसके अगर कोई इन्फ्लामेशन की, जैसे कोई चेस्ट वॉल इंजरी हो गई, या काइलोथोरेक्स हो गया, या हीमोथोरेक्स हो गया, मतलब काइल्स कलेक्शन हो गया, बाइल्स कलेक्शन हो गया किसमें, थोरेक्स में, या फिर ब्लड कलेक्शन हो गया किसमें, थोरेक्स में। ये सारे कॉजेज इसमें हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉजेज है, पोस्टेरिया, यूरेमिया, ये सारे कॉजेज इसके हैं, ठीक। अब प्लूरल इफ्यूजन, व्हाट इज द साइन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, फ्लूइड कलेक्शन इन प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड कलेक्शन जो इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कि प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रखा है, उसकी वजह से जो लंग्स है वो कोलैप्स हो गया, उसमें प्रेस, उसमें कॉन्ट्रैक्शन, उसमें वो डिमेंस हो गया है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, प्लूरल स्पेस में राइट लंग्स में कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन की, हेल्थी लंग, लेफ्ट लंग हेल्थी लंग। आपको भी कॉजेज बताए थे, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट। तो प्लूरल इफ्यूजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट। ट्रांजुडेट कोई डिजीज की वजह से, एक्जुडेट मतलब कोई इन्फ्लामेशन प्रोसीजर की वजह से। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज प्लेरोटिक चेस्ट पेन एंड फीवर। जो चेस्ट में पेन होगा और फीवर होगा उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। जो रेस्पिरेशन होगा एग्रीवेटेड हो जाएगा, फीवर प्रेजेंट हो जाएगा। तो जो जिसमें एक्सुडेट आपको मिलता है उसके अंदर फीवर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है वहाँ पे, इसलिए। विथ लार्ज इफ्यूजन देयर मे बी हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस रिजल्टिंग इन डिस्निया एंड कार्डिक एम्बेरसमेंट। तो इसमें लार्ज इफ्यूजन मिलेगा, हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, और कार्डिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, एम्बेरसमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन कुछ मूवमेंट्स देखते हैं, अफेक्टेड साइड के जो लंग्स है उसके मूवमेंट्स अपन देखते हैं। विथ लार्ज इफ्यूजन द पेशेंट इज मोर कंफर्टेबल इन सिटिंग पोस्चर। लार्ज इफ्यूजन होगा उसके अंदर पेशेंट क्या होगा, सिटिंग पोस्चर में कंफर्ट फील करेगा। क्यों? सिटिंग पोजीशन में जो जो फ्लूइड है वो लंग्स के बेस में चला जाएगा, जिससे लंग्स पे प्रेशर क्रिएट कम होगा, इसलिए वहां पे पेशेंट इजीली कंफर्टेबल फील। देयर इज इम्पेयर्ड वोकल फेमिटस होगा, स्टोनी डलनेस होगी, परक्यूजन ऑन द अफेक्टेड एरिया होगा, ब्रीथ साउंड कम हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अपन क्या क्या करा सकते हैं? सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, एसिड एफ भी कराएंगे, एसिड फास्ट ट्यूबरकुलर बेसिलाई का अपन स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे, मोन्टिक्स टेस्ट कराएंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट अपन एंटी न्यूक्लियर एंड रिमोटेड फैक्टर्स का टेस्ट कराएंगे फॉर सस्पेक्टेड कोलिजन डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। चेस्ट एक्सरे मोस्ट इंपोर्टेंट, चेस्ट एक्सरे अपन देखेंगे, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। उससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ फ्लूइड का पता चलेगा, एक्सो ब्लंटिंग कोस्टोफ्रेगिंग जो उसकी मीडियस्टाइनम की स्ट्रक्चर है वो उसमें दिखाई देगी, तो ये चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो डायग्राम, ये दिस डायग्राम इज शोइंग द फ्लूइड कलेक्शन इन लेफ्ट लंग। तो एक्स रे शो लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, डार्क शेडो डिनोट्स एयर फिल्ड लंग्स एंड व्हाइट शेडो डिनोट्स फ्लूइड। जो डार्क शेडो है लंग्स की, वो उस लंग्स में वो नॉर्मल हेल्थी लंग्स है, लेकिन जो फ्लूइड कलेक्शन की वजह से क्या हो गया, वो व्हाइट शेडो बन रही है, डिनोट्स फ्लूइड। डायग्नोस्टिक प्लूरल एस्पायरेशन एक्स एग्जामिनेशन, अपन प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल एस्पायरेशन करेंगे और उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। कैन बी थोरेकोसेंटेसिस, इसमें अपन ट्रीटमेंट जो करेंगे वो है थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस में क्या होता है इसका ट्रीटमेंट में, थोरेकोसेंटेसिस आल्सो नोन एज थोरेकोसेंटेसिस, और thoracentesis also known as thoracentesis or pleural tap is an invasive procedure to remove fluid or air from pleural space for diagnosis और therapeutic purpose। थोरेकोसेंटेसिस का अपन यूज डायग्नोसिस पर्पज के लिए भी कर सकते हैं और थेरेपेटिक पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। इसमें एबनॉर्मल एयर का भी अपन रिमूव कर सकते हैं, एवोकेट कर सकते हैं, और वहां से फ्लूइड भी कलेक्शन, फ्लूइड भी अपन रिमूव कर सकते हैं। तो थोरेकोसेंटेसिस का यूज अपन न्यूमोथोरेक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं और फ्लूइड इफ्यूजन के लिए भी। एक कैनुला और होलो
needles is carefully introduced into the thorax थ्रू द मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन से अपन उसके ये मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ से अपन लेफ्ट साइड में मिड एक्सिलरी लाइन से इसके साइड में ये डायग्राम में दिखा रखा है। लाइन से अपन 8th और 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में अपन डालेंगे। द मैक्सिमम रिकमेंडेड लिमिट इज 1000 to 15 mm सिंगल थोरैकोसेंटर। ये मिड एक्सिलरी लाइन से अपन उसमें डालेंगे और ये 8, 9, 10 और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में अपन उसके डालेंगे। ठीक है, उसमें अपन ये नीडल डालेंगे और एक सिंगल बार में अपन कितना 1000 से 15 ml फ्लूइड वहां से कलेक्शन अपन रिमूव करेंगे। दिस इज शोइंग द थोरैकोसेंटेसिस। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ this is the treatment of pleural effusion. Yes students, this is all about the pleural effusion. Thanks students.